नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं राजश्री आपके साथ और देश की बात में आज हम देखेंगे कि देश के किसानों का गुस्सा किस तरह से उबाल पर है। मध्य प्रदेश में सीआरपीएफ फायरिंग में 6 किसानों की मौत के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। जहां एक और मुआवजे का मरहम लगाया जा रहा है तो वहीं पूरे मुद्दे पर सियासत भी हो रही है। इस सियासत को और इस समस्या दोनों को समझने की आज हम कोशिश करेंगे। तमिलनाडु, पंजाब और महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश के किसान अपनी मांगों को लेकर जो आंदोलन कर रहे हैं, बताएंगे आपको इन आंदोलनों की कहां से हुई है शुरुआत और क्या केवल कर्ज माफी किसानों की समस्या का सही समाधान है या फिर ये राजनीतिक दलों का चुनावी हथकंडा बन गया है। कर्ज माफी का वादा कर पूर्व में कितने चुनाव जीते गए ये भी आपको दिखाएंगे और साथ ही समझने की कोशिश ये करेंगे कि जवानों के दर्द को तो हम खूब समझ रहे हैं और हर मंच पर जवानों को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं, उनके सम्मान की भी बात हो रही है, लेकिन हम अपने अन्नदाता की समस्याओं को क्यों भूल रहे हैं। जिस तरह से जय जवान होता है, क्या वाकई हम जय किसान कह पा रहे हैं और कर्ज माफी देकर क्या सरकार ने अपने लिए एक नई समस्या खड़ी कर ली है, ये सब कुछ देखेंगे आप आज देश की बात में। इसके अलावा आपको दिखाएंगे कि राष्ट्रपति चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद कौन हो सकते हैं देश के सर्वोच्च पद के उम्मीदवार। उन उम्मीदवारों का नाम भी आपके सामने रखेंगे। यूपी में फिर क्यों उठा है कानून व्यवस्था पर सवाल और साथ ही 61 साल पुराने यूजीसी और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन को खत्म करने की योजना क्यों बना रही है सरकार और हीरा क्या है। इस योजना को खत्म करने के बाद एक हीरा लेकर आ रही है मोदी सरकार। इसको कैसे समझा जाए, क्या ये बस नाम का बदलाव है या फिर वाकई शिक्षा व्यवस्था में एक नई पद्धति की शुरुआत, ये समझने की कोशिश करेंगे। नोटबंदी से हुई चांदी के बाद किसने खरीदा दिल्ली के पॉश इलाके में घर और बहुत महंगा खरीदा है ये घर, यह भी आपको हम बताएंगे और उस घर के नज़ारे भी आपको दिखाएंगे। केंद्र सरकार के बीफ बेचने और काटने के निर्देश के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है याचिका। इस याचिका में क्या मांगा गया है ये भी दिखाएंगे और साथ ही लंदन में आतंकी हमलों के बाद बदली राजनीतिक फिजा का भी हालचाल हम आपके सामने रखेंगे। ब्रिटेन में कल आम चुनाव होने वाले हैं, उस पर भी हमारी नज़र है और साथ ही ईरान की संसद समेत देश के 3 बड़े स्थानों पर आज हुए आतंकी हमले की भी चर्चा करेंगे और क्यों आईएसआईएस ईरान को अपना निशाना बना रहा है ये भी समझाने की आपको कोशिश करेंगे। इसके अलावा बात इतिहास की होगी और साथ ही बॉलीवुड की भी बात करेंगे, जहां पर एक बेहद खूबसूरत अदाकारा थी जिनका नाम था श्यामा, जिनका आज जन्मदिन है। बहुत सारे उनके हिट गाने हैं, उन्हें भी याद करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। शुरुआत किसानों से। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में आंदोलनकारी किसानों पर पुलिस फायरिंग में 6 किसानों की मौत के बाद राज्य में भारी हंगामे का माहौल बन गया। मंदसौर में प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर के साथ धक्का मुक्की की और उनके कपड़े तक फाड़ दिए। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें और उनके साथ मौजूद अन्य अधिकारियों को मौके पर से खदेड़ दिया। प्रदर्शनकारी कलेक्टर और एसपी के मौके पर देर से पहुंचने को लेकर नाराज थे। दूसरी ओर किसान संघ ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार असली आंकड़े छिपा रही है। पुलिस फायरिंग में 8 लोगों की मौत हुई है, ऐसा दावा है किसानों का। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो राज्य में किसानों का जो आंदोलन है वो अब उग्र रूप धारण करता जा रहा है और मध्य भारत बुरी तरह से प्रभावित है किसानों के इस आंदोलन से। मध्य प्रदेश में जारी किसान आंदोलन में हिंसा का दौर थम नहीं रहा। राज्य में भारी हंगामे का माहौल है। मंदसौर में गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह तोड़फोड़ की तो वहीं 8 से 10 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। बारखेड़ा इलाके में पुलिस पर पथराव की भी खबर है। इस बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया। उज्जैन में भी पुलिस पर लोगों ने पथराव किया। 4 जिलों में इंटरनेट पर रोक लगा दी गई। किसानों ने बरखेड़ा पंथ में मंदसौर जिले के एसपी और कलेक्टर के साथ मारपीट की। दरअसल दोनों अफसर फायरिंग में मारे गए लोगों के शव को लेकर जाम कर रहे किसानों को समझाने पहुंचे थे। इस बीच कुछ किसानों ने दोनों के साथ धक्का मुक्की की। पुलिस ने मुश्किल से उन्हें भीड़ से बचाकर निकाला। मंगलवार को हालत पर काबू पाने के लिए सीआरपीएफ ने फायरिंग की, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद मंदसौर और आसपास के इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया और जिले के सभी मोबाइल सेवा सस्पेंड कर दी गई। पिपलिया मंडी, नारायणगढ़ और मल्हारगढ़ में भी कर्फ्यू जारी है।
जबकि दलोदा और सुमात्रा में धारा 144 लगी है। इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर हिंसा में मारे गए 6 किसानों के परिजनों के लिए 1-1 करोड़ मुआवजे के और गंभीर रूप से घायलों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। मैंने फैसला किया है कि संकट की इस घड़ी में हम परिवार के साथ खड़े रहेंगे। घटना में जो मृतक है उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। परिजनों के एक सदस्य को योग्यतानुसार शासकीय नौकरी देंगे। जो घायल हैं उनका सरकार निःशुल्क इलाज कराएगी। 5-5 लाख रुपए की राशि उनके परिजनों को भी दी जाएगी। किसान कर्ज माफी समेत कई मांगे कर रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की जाएं, जिनमें कहा गया कि किसी फसल पर जितना खर्च आता है सरकार उसका 1.5 गुना दाम दिलाए। 1 जून से शुरू हुए आंदोलन में जिन किसानों के खिलाफ केस दर्ज किए गए वो वापस हों। सभी फसलों का समर्थन मूल्य तय हो। आलू प्याज का न्यूनतम मूल्य 1500 रुपए प्रति क्विंटल हो। भूमि अधिग्रहण नियम 2013 यथावत रहे। मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज पीड़ितों के परिवार से मिलने मंदसौर जाने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने उनके हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की इजाजत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेस नेता उनकी यात्रा के लिए किसी दूसरी व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं। तो वहीं राहुल की इस यात्रा से पहले उनकी करीबी माने जाने वाली मीनाक्षी नटराजन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि बीजेपी के न्यू इंडिया में हक मांगने पर हमारे अन्नदाताओं को गोली मिलती है। किसान संघ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात करके उनकी सारी मांगे मान ली थी और किसान संघ ने आंदोलन वापस ले लिया था। उसके बाद कांग्रेस ने इस आंदोलन को भड़काया, किसानों को भड़काया, हिंसक आंदोलन किया और अब लाश पे रोटी सेक रहे हैं। मैं समझता हूँ इसी कृत्य की निंदा करना चाहिए। हमेशा बीजेपी की राजनीतिक रणनीति रहती है कि जहां वे कोई जवाब नहीं दे पाए, जहां वो कहीं सफाई नहीं दे पाते, ये कहते हैं ये विरोधी दल इसका कर रहे हैं। आज देश का आम किसान, अन्नदाता किसी एक विशेष पार्टी से नहीं जुड़ा, वो अपने हितों की रक्षा कर रहा है। और मुझे याद नहीं आता कभी इतने लंबे समय में कि इस तरह का मैसेकर किसान का, ये 5 की 6 की संख्या दे रहे हैं। मैं मानता हूं वहां ज्यादा लोग गोदी के और संख्या ज्यादा है मृतकों की, और आंख मिचौली कर रहे हैं। पहले 10 लाख फिर 1 करोड़, यानी किसी तरह से भी किसान के मुद्दों को दबाना चाहते हैं। हाल में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार के सत्ता में आने के बाद पार्टी ने अपना चुनावी वादा निभाते हुए किसानों की कर्ज माफी के आदेश दिए, जिसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पंजाब के किसान भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपी। उत्तर मध्य प्रदेश में किसानों का हिंसक आंदोलन और महाराष्ट्र में किसानों का विरोध प्रदर्शन व्यापक रूप लेता जा रहा है, जैसे कि तस्वीरों में स्पष्ट हो रहा है। मध्य प्रदेश में तो हालात इस कदर बेकाबू हैं कि पुलिस प्रशासन तक के हाथ पैर फूल गए। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस पूरे आंदोलन की शुरुआत कब और कैसे हुई और कैसे इस आंदोलन ने इतना बड़ा रूप ले लिया। क्या इसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार है? देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किसानों का आंदोलन उग्र हो गया। महाराष्ट्र में जहां किसानों की हड़ताल से दूध और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, तो वहीं जरूरत की और तमाम चीजों की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ। मध्य प्रदेश में तो किसान आंदोलन ने इतना हिंसक रूप ले लिया कि इसे संभालने में शासन प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरे मामले की शुरुआत आखिर कैसे हुई। महाराष्ट्र के अहमदनगर के पुणताबा गांव में 22 मार्च को ग्राम सभा ने हड़ताल का फैसला किया। पुणताबा की मंडी अहमदनगर और नासिक की सीमा पर बसी सबसे बड़ी मंडी है, जो आसपास के शहरों कस्बों में दूध, फल और सब्जी सप्लाई करती है। उनका आरोप था कि महाराष्ट्र और केंद्र की सरकार ने किसानों से कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं किया। महाराष्ट्र में पुणताबा के किसानों से प्रभावित होकर आसपास के छोटे बड़े किसान संगठन और नेता इकट्ठा हो गए। 1 जून से किसान क्रांति मोर्चा के नाम से आंदोलन शुरू किया गया। पश्चिम महाराष्ट्र के किसानों ने आंदोलन शुरू किया। नासिक और अहमदनगर आंदोलन का केंद्र बने। इस आंदोलन की आंच मध्य प्रदेश पहुंची और 2 जून से यहां इसकी शुरुआत हुई। इंदौर, धार, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, खंडवा और खरगोन के किसान आंदोलन कर रहे हैं।
आंदोलनरत किसानों की मांग है कि उनका कर्ज माफ किया जाए, उत्पादन लागत से 50% ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले और 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के किसानों के लिए पेंशन स्कीम लागू हो। इसके अलावा बिना ब्याज के लोन और डेयरी दूध के ज्यादा दाम भी किसानों की मांग में शामिल है। इस आंदोलन में एक चीज पहली बार देखने में आई, 2 राज्यों के किसान एक साथ आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जारी किसान आंदोलन को लेकर शिवसेना ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अपने मुखपत्र सामना में छपे लेख में शिवसेना ने कहा कि नोटबंदी का चाबुक चलाकर केंद्र ने कर्ज में दबे किसानों को गहरी निराशा में धकेला है और उनके खेतों को बर्बाद हो जाने दिया। सामना में मोदी सरकार के अच्छे दिन पर भी सवाल उठाए गए हैं। इस लेख से एक बार फिर से ये साबित हो रहा है कि शिवसेना और बीजेपी के बीच सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। महाराष्ट्र में किसानों के आंदोलन को 1 हफ्ता हो गया, लेकिन सरकार के लाख आश्वासनों के बाद भी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं। फडणवीस सरकार के लिए एक और मुश्किल शिवसेना की ओर से है। केंद्र और महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ सत्ता सुख भोग रही शिवसेना किसानों के आंदोलन के साथ है और उसने फडणवीस सरकार पर किसानों के साथ अन्याय का आरोप लगाया। शिवसेना ने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र के विकास के वादे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन सत्ता पाने के बाद सरकार ने सिर्फ किसानों की उपेक्षा की है। किसान आंदोलन कर रहे हैं और उनके जो सवाल है उनको लेकर के कुछ ठोस निर्णय नहीं हो रहा है। कर्ज माफी की जो बातें हो रही है वो आधी अधूरी है और पूरी तरह से कर्ज माफी हो, ये शिवसेना की मांग है। इस मांग को लेकर के हम आग्रही है। शिवसेना ने आरोप लगाया कि पिछले साल का मानसून किसानों के लिए उम्मीदें लेकर आया था और भारी फसल उत्पादन हुआ था, लेकिन नोटबंदी की चाबुक ने किसानों को अपनी फसलों को मिट्टी के भाव बेचने पर मजबूर कर दिया। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में भी किसानों को लेकर केंद्र और राज्य की नीतियों की आलोचना की। बीजेपी ने इन आरोपों पर जवाब दिया। किसानों का आंदोलन जो चल रहा है उसके प्रति पहले भी बहुत बार चर्चा हुई है और उसमें सरकार सकारात्मक रही है। 1 जून को ये आंदोलन डिक्लेयर किया गया और 3 जून को सुबह मुख्यमंत्री महोदय ने कर्ज माफी की घोषणा भी कर दी है। तो जो उनको चाहिए था, जो कर्ज माफी चाहिए थी, उसके बारे में सरकार ने बहुत अच्छा सकारात्मक पॉजिटिव एक स्टेप लिया है। शिवसेना ने कहा कि जो लोग हड़ताल के दौरान खेती की उपज को बर्बाद किए जाने पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें ये जवाब भी देना चाहिए कि जब किसान हड़ताल नहीं कर रहे थे तब क्या फसल की बर्बादी नहीं हो रही थी। सामना ने लिखा कि 3 साल बीत गए, लेकिन क्या मोदी सरकार के अच्छे दिनों के वादे पूरे हुए? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर दरअसल चुनावों से पहले तमाम राजनीतिक दल किसानों की कर्ज माफी समेत फसल के सही दाम जैसे कई वायदे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद किसानों की समस्याएं लगभग भुला दी जाती हैं। सरकार बदलती है, सत्ताधारी पार्टियां बदलती हैं, लेकिन किसानों की बदहाली की तस्वीर नहीं बदल पाती। इस बीच सवाल ये भी है कि क्या वाकई पार्टियों को किसानों की कर्ज माफी जैसे वायदों से सियासी फायदा मिलता है, और क्या कर्ज माफी जैसी चीजें करके किसानों की समस्याओं को जो सरकारें हैं वो और बढ़ा नहीं देती? इससे कहीं ज्यादा अच्छा होता कि किसानों को सब्सिडी दी जाती, किसानों को सुविधाएं दी जाती। आखिर कर्ज माफी के पीछे की सियासत क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने किसानों की कर्ज माफी का वादा किया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एक चुनावी जनसभा में इसका ऐलान किया। मोदी ने सीधे किसानों को संबोधित करते हुए आह्वान किया कि यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में ही किसानों की कर्ज माफी का फैसला किया जाएगा। मोदी की इस अपील का असर चुनाव नतीजों में नजर आया। यूपी में बीजेपी को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ। सरकार बनने के बाद यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने पीएम मोदी का किसानों से किया गया वादा निभाया और 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया। इससे पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 2009 के आम चुनावों से 1 साल पहले 2008 में देश भर के किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला किया था। मनमोहन सरकार ने किसानों का 65,000 करोड़ का कर्ज माफ किया। सरकार के इस बड़े फैसले को कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा चुनाव के दौरान जमकर भुनाया। नतीजा ये हुआ कि एक बार फिर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी। कर्ज माफी के वादे के साथ हरियाणा में भी बीजेपी को बड़ा फायदा मिला। बीजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल ने 1987 का विधानसभा चुनाव गठबंधन में लड़ा था। गठबंधन ने विधानसभा चुनाव से पहले कर्ज माफी का नारा दिया। नतीजा ये हुआ कि 90 में से 76 सीटों पर गठबंधन को जीत मिली और देवीलाल के नेतृत्व में सरकार बनी। सरकार ने किसानों को 25,000 रुपए तक के सहकारी बैंकों के कर्ज माफ किए। हालांकि कुछ मौके ऐसे भी थे जब पार्टियों को निराशा हाथ लगी।
आम आदमी पार्टी ने 2017 विधानसभा चुनाव में किसानों के लिए कई बड़े वादे किए। बाकायदा किसानों के लिए मोगा में घोषणा पत्र जारी कर 2018 तक सभी किसानों को कर्ज मुक्त करने का वादा किया। साथ ही किसानों को 12 घंटे मुफ्त बिजली, फसल बर्बाद होने पर 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा और काम न होने पर किसान मजदूरों को हर महीने 10,000 रुपए देने का वादा किया। बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल की पार्टी को धूल चाटनी पड़ी और कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाई। इससे पहले 1990 में प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने किसानों की कर्ज माफी का निर्णय लिया। तत्कालीन केंद्र सरकार ने किसानों का 10,000 रुपए तक का कर्ज माफ किया। हालांकि किसानों की कर्ज माफी के फैसले से केंद्र सरकार पर 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ भी पड़ा। इसके बावजूद 1991 में जब लोकसभा चुनाव हुए और केंद्र में सत्ता परिवर्तन हो गया और कांग्रेस की सरकार बनी। वैसे किसानों के मुद्दे पर सियासत से अलग हटकर बात की जाए तो हकीकत ये है कि कर्ज से परेशान किसानों की आत्महत्या का सिलसिला जारी है। पार्टियां और सरकारें भले ही उनके कर्ज माफ करने के दावे करती हों, लेकिन देश में किसानों पर आज भी 12,60,000 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर कर्ज माफी को लेकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो यूपी में कर्ज माफी के ऐलान के कई दिन बीत जाने के बाद भी योगी सरकार अब तक इसे पूरा करने में असमर्थ रही है। अब खबर यह है कि यूपी सरकार जुलाई महीने के आखिरी हफ्ते तक किसानों को कर्ज माफी के मुद्दे पर अच्छी खबर दे सकती है और योगी सरकार का कहना है कि जुलाई तक किसानों के कर्ज माफी की जो रकम है वो उनके अकाउंट में चली जाएगी। योगी सरकार जुलाई के आखिर तक 86 लाख लघु और सीमांत किसानों का कर्ज माफ कर देगी। खबरों के मुताबिक जुलाई तक किसानों के कर्ज माफी का पैसा सरकारी बैंकों को भेज दिया जाएगा। किसानों की बैंकों की लिस्ट 15 दिन में हर जिले के डीएम के पास भेजी जाएगी। इसके बाद राज्य स्तर पर एक खास सॉफ्टवेयर की मदद से इस लिस्ट में शामिल उन किसानों का नाम हटाया जाएगा जिनके पास ज्यादा खेत है और जिन्होंने कम जमीन दिखाकर कर्ज ले रखा है। इस लिस्ट में लघु और सीमांत जमीन वाले संपन्न किसानों को अलग नहीं किया जाएगा। इसकी वजह ये है कि ऐसे किसानों की पहचान करने का कोई तय मापदंड नहीं है। अगर लिस्ट से अलग करने के लिए लेखपाल से रिपोर्ट मांगी जाएगी तो इसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश है। ऐसे में राज्य सरकार ने खेती की जमीन के आधार पर किसानों को कर्ज माफी का फायदा देने का फैसला किया है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में करीब 15 दिन का समय लगेगा, जबकि पूरी प्रक्रिया के संपन्न होने में करीब 1 महीना लगेगा। कर्ज माफी योजना के लिए सरकार 36,729 करोड़ रुपए का इंतजाम करने के लिए किसान राहत बॉन्ड जारी करेगी। योगी सरकार कर्ज माफी से पड़ने वाले आर्थिक बोझ से बचने के लिए उन राज्यों के मॉडल का अध्ययन भी कर रही है जिन्होंने अपने संसाधनों से किसानों का कर्ज माफ किया है। यूपी में 92% यानी 86.68 लाख लघु और सीमांत किसानों ने कर्ज ले रखा है। योजना में 1 हेक्टेयर यानी 2.50 एकड़ तक के सभी किसान सीमांत श्रेणी में आएंगे, जबकि 2 हेक्टेयर यानी 5 एकड़ तक के सभी किसान लघु किसान कैटेगरी में आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और अपने स्पेशल सेगमेंट सुनिए सरकार में आज हम बात किसानों की समस्याओं की ही करेंगे। क्या कर्ज माफी ही किसानों की परेशानियों का असली समाधान है? क्या केंद्र और राज्य सरकारों को सब्सिडी, सस्ते ब्याज पर कर्ज, खेती के आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने की ओर नहीं सोचना चाहिए? वैसे देखा जाए तो मोदी जी अब आपने ही पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान जय किसान के नारे को आगे बढ़ाते हुए समाज के इन दोनों वर्गों का विशेष ध्यान रखने की बात कही और हर मंच पर इस बात को दोहराया है। लेकिन जवानों के लिए तो 1 रैंक 1 पेंशन जैसी स्कीम लाई गई। किसानों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाएं कहीं न कहीं कागजों में ही ज्यादा हावी दिख रही हैं। तो देखिए हमारा स्पेशल सेगमेंट सुनिए सरकार। इसमें आज हम देखेंगे कि जय जवान तो हो रहा है, क्या वाकई भारत में इस वक्त जय किसान हो रहा है? जब भी चुनाव आते हैं तो किसानों के वोट को हासिल करने के लिए, उनकी हालत में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने के बजाय लंबे वक्त से कर्ज माफी और मुआवजे का लॉलीपॉप थमा दिया जाता है। कर्ज के दलदल में डूब रहे किसानों को फौरी तौर पर राहत तो जरूर मिल जाती है, लेकिन अगली पैदावार के साथ ही दोबारा वो इस दलदल में फंस जाते हैं। दरअसल सरकारों द्वारा की गई कर्ज माफी कुछ ऐसी ही है जैसे कोई महाजन किसान को
कोई लोन दे, कोई ऋण दे और उसे थोड़े दिन के लिए माफ करे और फिर उस पर चढ़ बैठे कि तुम हमारा कर्ज वापस करो। इससे किसानों के लिए कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता। ऐसे में सरकार को उन्हें सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत कई कदम एक साथ उठाने की जरूरत है ताकि किसानों के आक्रोश और आत्महत्या पर रोक लग सके। वहीं पर यदि आप देखें पिछले तमाम दिनों के खबरों को देखें, पिछले तमाम दिनों की जो भी घटनाएं हैं उनको देखें, तो इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त भारत जवानों को लेकर विशेष जागरूक है। लेकिन इतना ही जागरूक बनने की हमें कोशिश करनी होगी अपने किसानों को लेकर, क्योंकि यही अन्नदाता हैं। इन्हीं के दिए हुए भोजन से हम और आप स्वस्थ रहते हैं, तभी देश भी कायम रहता है। जवान भी इन्हीं का दिया हुआ भोजन करता है। ऐसे में जितना ज़रूरी जय जवान है, उतना ही ज़रूरी धरती माँ के इस जवान को भी समझना ही होगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। साल 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक देश के 17 राज्यों में किसान परिवारों की औसत आय 20,000 रुपए सालाना है, जो देश की औसत आय के तकरीबन आधी है। जबकि स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर की ताजा रिपोर्ट बताती है कि देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन इसका फायदा किसानों को नहीं मिल रहा। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में सीमांत आकार के जोतों की तादाद बढ़ रही है, यानी खेत सिकुड़ रहे हैं और किसान खेती के सहारे घर नहीं चला पा रहा। देश में 2001 में खेतों की संख्या 75.41 मिलियन थी, जो अब बढ़कर 92.83 हो गई है। हालात ये है कि नेशनल सैंपल सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक देश के 9 करोड़ किसान परिवारों में तकरीबन 6 करोड़ किसान परिवारों के पास 1 हेक्टेयर से कम खेती योग्य जमीन है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे परिवार की महीने की आमदनी मुश्किल से 5,000 से लेकर 6,000 रुपए होती है। जाहिर है किसानों की आमदनी वर्षों से ठहरी हुई है। किसान नेता नौकरी पेशा लोगों से तुलना इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि सर्दी, गर्मी या ओले पड़े, नौकरी पेशा आदमी को सैलरी मिलना तय है, जबकि सूखा, ओलावृष्टि और आंधी बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाएं किसानों को भारी नुकसान पहुंचाती हैं, जबकि इनके बदले मुश्किल से मिलने वाला मुआवजा ऊंट के मुंह में जीरा जैसे होता है। लेकिन मुआवजा और कर्ज माफी वो लोक लुभावन तरीके हैं जिनको चुनाव के वक्त भुनाया जाता है। इसलिए खेती किसानी के हालात सुधारने के लिए ठोस प्रयास कभी नहीं हुए। किसानों को फौरी तौर पर राहत देने के लिए सब्सिडी दिया जाना जरूरी है। विकसित देशों की नीतियां ऐसी हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग खेती किसानी से जुड़ना चाहते हैं और लाभ कमाना चाहते हैं, जबकि भारत में हालात इसके उलट हैं। अगर सरकार को किसानों से सहानुभूति है तो 3 काम करने होंगे। किसानों को आसानी से लोन उपलब्ध कराया जाए ताकि वो सूदखोरों और महाजनों से बच सकें और समय पर व्यक्तिगत और फसली ऋण मिल सके। दूसरी जरूरत सस्ती तकनीक के विकास की है। देश में छोटे और मंझोले किसान ज्यादा हैं, तो उनसे संबंधित तकनीकों का विकास हो ताकि वो कम लागत में ज्यादा उत्पादन करें। और तीसरी और अहम बात यह कि किसान को उसकी पैदावार का हर हाल में समुचित मूल्य मिले। इसके लिए बीज से बिचौलियों को हटाने का तरीका निकालना होगा और हर उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना होगा। सही मूल्य दिलाने के लिए सरकार को अपने खरीद केंद्र बढ़ाने होंगे। अभी सरकारी खरीद केंद्रों की संख्या बहुत कम है। मिसाल के तौर पर किसान 70-80% गेहूं फुटकर आढ़तियों को बेचता है। आज भले गेहूं का मूल्य 1650 रुपए हो, लेकिन गांवों में 1200 से 1400 में बिका है। पैसे वाले और बिचौलिए भंडारण करते हैं और फिर 5-6 महीने में यही गेहूं 1800 में आसानी से बेचेंगे। तो इन बिचौलियों को खत्म किए बिना किसान का भला नहीं हो सकता। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि खेतों से निकला अनाज, सब्जियां, प्याज और यहाँ तक कि दूध उन्हें सड़कों पर फेंकना पड़ रहा है। एमपी और महाराष्ट्र की ऐसी दर्दनाक तस्वीरें दिल दहला देती हैं। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में किसानों ने अपना प्याज पशुओं से चरवा दिया, तो महाराष्ट्र में संतरा और सोयाबीन माटी मोल बिक गई। मध्य प्रदेश में 1 जून से शुरू हुए आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 8 रुपए किलो पर प्याज खरीदने का ऐलान किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इसी तरह उत्तर प्रदेश में पहले किसानों को तय समर्थन मूल्य के आधे पर धान बेचना पड़ा, फिर आलू को खरीदार नहीं मिले, टमाटर किसानों को भी भारी नुकसान हुआ। प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई योगी सरकार ने आलू का समर्थन मूल्य तय करके किसानों को राहत देने की कोशिश की, लेकिन योगी जी ने तब तक बहुत देर कर दी। इधर महाराष्ट्र सरकार भी किसान आंदोलन को शांत कराने के लिए 30,000 करोड़ की कर्ज माफी समेत कई मांगों पर विचार का वादा कर चुकी है, लेकिन फौरी राहत कहीं नजर नहीं आती। पिछले 2 दशकों में अकेले महाराष्ट्र में ही 65,000 किसान जान दे चुके हैं। किसानों के लिए कर्ज ही नहीं, बल्कि उनकी उपज का उचित लाभ मिले, ये भी बड़ा मुद्दा है।
मगर केंद्र से लेकर प्रदेश सरकारों का ध्यान किसानों के मुख्य मुद्दे पर नहीं है। हाल ही में पंजाब में खेतिया कर्ज बढ़ने से तकरीबन 33 लाख किसान कर्ज में डूबे हैं, तो नई सरकार बनने के बाद 37 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। सूखे की मार झेल रहे कर्ज में दबे तमिलनाडु के किसान दिल्ली तक धावा बोल चुके हैं और अपना मूत्र पीकर अपनी वेदना जता चुके हैं। यूपी का किसान भी कर्ज माफी पर संशय की हालत में है। यहाँ भी 79 लाख से ज्यादा किसान कर्जे में दबे हैं। देश में सबसे ज्यादा कर्जदार किसान यूपी में हैं। किसान की नाराजगी उसके बढ़ते खर्च, कर्ज और खेती से घाटे को लेकर है। खेत में पैदा हुए अनाज, फल और सब्जी की सही कीमत न मिलने से भड़के इन किसानों का आक्रोश 2019 के चुनाव में दिख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो जमीन से जुड़े अन्नदाता से अब आगे बढ़ते हैं और देश के सर्वोच्च पद की बात करते हैं। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा कर दी है। 17 जुलाई को मतदान होगा और 20 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। उधर राष्ट्रपति पद के लिए सरकार और विपक्ष के बीच आम राय कायम होती नजर अभी तक तो नहीं आ रही। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति पद के चुनाव की तारीखें मुकर्रर कर दी हैं। चुनाव के लिए पहला नोटिफिकेशन 14 जून को जारी किया जाएगा। नामांकन की आखिरी तारीख 28 जून तय की गई है, तो नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 1 जुलाई होगी। 17 जुलाई को मतदान और 20 जुलाई को मतगणना की तारीख नियत की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने कहा कि मतदान सीक्रेट बैलेट के माध्यम से किया जाएगा और कोई भी राजनीतिक दल व्हिप जारी नहीं करेगा। आमतौर पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद पर आम राय से चुनाव को स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान माना जाता है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक हालात में संभव नहीं नजर आ रहा। कांग्रेस ने विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार की तलाश और आपस में एक राय बनाने की कोशिश कर रही है। हाल में उन्होंने विपक्षी नेताओं को डिनर पर बुलाया था, जिसमें 17 पार्टियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन जेडीयू ने संकेत दिया है कि अगर एनडीए संविधान में विश्वास रखने वाली किसी उम्मीदवार को खड़ा करती है तो समर्थन उन्हें दिया जा सकता है। शरद यादव ने ये भी कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो विपक्ष अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। शरद यादव, शरद पवार और सीताराम येचुरी समेत कई नेता सोनिया से मिल चुके हैं। वहीं बीजेपी अपने उम्मीदवार का खुलासा करने में कतई जल्दी नहीं दिखा रही। हालांकि बीजेपी के पक्ष में ज्यादा समर्थन होने की वजह से विपक्ष के उम्मीदवार की जीत की संभावना भी कम है, लेकिन इसी वजह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य फिलहाल लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा नहीं दे रहे। वहीं डीएमके के दोनों धड़े और टीआरएस ने बीजेपी का समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और इसके साथ इस बात के भी कयास शुरू हो गए हैं कि आखिर राष्ट्रपति पद के लिए कौन सा चेहरा सामने आएगा। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के ऐलान के साथ ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच किसी नाम पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन कुछ नामों पर जरूर कयास शुरू हो गए हैं। सवाल ये है कि इस पद के लिए बीजेपी या एनडीए की ओर से उम्मीदवार कौन हो सकता है। पार्टी ने इस बारे में अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कह चुके हैं कि उम्मीदवार का नाम चौंकाने वाला भी हो सकता है। इस दौड़ में जो नाम चल रहे हैं उनमें से एक है लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन। वो सबसे अनुभवी सांसदों में से एक हैं। ताई के नाम से मशहूर महाजन के मृदु स्वभाव का तो विपक्ष भी कायल है। ममता बनर्जी भी राष्ट्रपति पद के लिए महाजन के नाम का समर्थन कर चुकी हैं। मोदी शाह के साथ भी उनके अच्छे संबंध हैं। दौड़ में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का भी नाम चल रहा है। हालांकि खराब स्वास्थ्य उनके लिए कमजोर कड़ी बन सकता है। अगर अमित शाह के चौंकाने वाले नाम की बात करें तो वो झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का भी हो सकता है। उन्हें उम्मीदवार बनाकर मोदी एक तीर से कई निशाने साध सकते हैं। द्रौपदी ओडिशा की आदिवासी नेता रही हैं, जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। नए राष्ट्रपति के नाम पर सरकार के साथ सहमति नहीं बन पाने पर कांग्रेस की अगुवाई वाला विपक्ष भी अपना संयुक्त उम्मीदवार मैदान में उतार सकता है। इसी कड़ी में मई के अंतिम सप्ताह में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें 17 दल शामिल हुए थे। एनसीपी नेता शरद पवार, जेडीयू नेता शरद यादव या फिर महात्मा गांधी के पोते और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे गोपाल कृष्ण गांधी विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार हो सकते हैं। वैसे देखा जाए तो केंद्र के साथ अधिकतर राज्यों में बीजेपी की सरकार है और ऐसे में उसे अपने उम्मीदवार को जिताने में ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस राष्ट्रपति चुनावों को 2019 के आम चुनावों का रिहर्सल मान रही है
और इसके जरिए विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल देश में 784 सांसद हैं और 4114 विधायक हैं। मौजूदा स्थिति में कुल वोटों की वैल्यू 11,04,546 है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में कांटे का मुकाबला है। कांग्रेस नीति विपक्ष के पास 35.74% वोट है। 13 क्षेत्रीय दलों के समर्थन से ये आंकड़ा 48.53% पहुंच जाएगा। वहीं एनडीए के पास 48.64% वोट हैं। तय है कि पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह एक ऐसे शख्स को राष्ट्रपति बनाना चाहेंगे जो सरकार का सहयोग तो करे ही, साथ ही 2019 के आम चुनावों में भी उनके नाम का फायदा मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर सुशासन के वादे के साथ उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई योगी सरकार के कार्यकाल के दौरान कानून व्यवस्था शवासन करती दिख रही है। जनता शीर्षासन करते हुए अपनी सुरक्षा की दुहाई लगा रही है, तो अपराधी भुजंगासन लगाए हुए जनता को बेहाल करने पर आतुर हैं। विडंबना ये है कि अराजक तत्वों के साथ योगी के मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता भी कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं, जिनसे पार पाना मुख्यमंत्री के लिए आसान नहीं है। हालांकि आज सुबह उन्होंने योगासन से अपना दिन शुरू किया, पर उत्तर प्रदेश में दिन शुरू हुआ अराजक तत्वों के बदमाशियों के साथ। सुशासन के नारे के साथ सत्ता पर काबिज हुई बीजेपी की सरकार में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। न तो उन्हें कानून का कोई डर है और न ही सरकार का कोई खौफ। यही वजह है कि प्रदेश में हत्या, लूट और बलात्कार की घटनाएं आम होती जा रही हैं। सीतापुर में लूट के मकसद से एक दाल व्यापारी और उसकी पत्नी और बेटे की हत्या ने सरकार के कानून व्यवस्था के इकबाल पर सवाल खड़े कर दिए। कोतवाली से महज 200 कदमों की दूरी पर सिविल लाइंस जैसे पॉश इलाके में 5 बदमाशों ने तिहरे हत्याकांड को अंजाम देकर सरकार को खुली चुनौती दी है। वही पुलिस हमेशा की तरह कड़ी कार्रवाई का राग अलाप कर एक बार फिर कार्रवाई की बात करती नजर आई। ऐसे निर्मम ढंग से हत्या हो गई है लूट के प्रयास में। ये हमारे लिए चैलेंज है और इस घटना का अनावरण सही होगा और सही मुलजिम जेल जाएंगे, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। पीछे से हमलावरों ने उनके ऊपर हमला किया और सीसीटीवी फुटेज से जैसा दिखता है कि पत्नी और बच्चा भी उनको बचाने के लिए आवाज सुन के बाहर आए तो उनके ऊपर भी हमला किया गया। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार 3 से 4 लोग दिखाई पड़ रहे हैं उसमें, बाकी तो अब यह पुलिस का काम है कैसे उसको तहकीकात करके देखती है। इस तिहरे हत्याकांड के बाद सीतापुर के व्यापारियों में आक्रोश है। सड़क को जाम करते हुए इन व्यापारियों ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अगर बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो बंदी के साथ उनका विरोध और भी तेज होगा। इन व्यापारियों को नियंत्रित करने में काफी जद्दोजहद भी करनी पड़ी। दुखद और सनसनीखेज घटना है। शीघ्र ही अनावरण करने के लिए जो जनपदीय पुलिस है वो कटिबद्ध है। मैं आपको भरोसा दे सकता हूं, आपके माध्यम से जनता को भी भरोसा देना चाहूंगा कि हमारी कार्रवाई प्रचलित है और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बदमाश तो सरकार की नाक में दम कर ही रहे हैं। पार्टी के विधायक भी पीछे नहीं है। लाल बत्ती भले ही हटा ली गई हो, लेकिन जहन से सत्ता का नशा नहीं उतर रहा। कानून का पालन न करने पर जब लखनऊ में टीएसआई और होमगार्ड ने रोकने का प्रयास किया तो विधायक के गुर्गों ने कानून का पालन कराने वालों को ही थप्पड़ रसीद कर दिए। दबाव के बाद रिपोर्ट तो दर्ज की गई, एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन आगे क्या होगा इसे समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। में एक व्यक्ति का नाम प्रकाश में है जिसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। बाकी शेष और कौन लोग थे उनके खिलाफ चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें वहाँ की सीसीटीवी और बाकी चीजें देखी जा रही हैं और जैसे सारी चीजें आ जाएंगी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा, बाकी कार्रवाई की जाएगी। चाल, चरित्र और चेहरे की बात करने वाली बीजेपी के विधायकों और नेताओं की अधिकारियों से बदसलूकी भी थमने का नाम नहीं ले रही। यूपी के मुगलसराय में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में बीजेपी विधायक साधना सिंह और उनके समर्थकों का डीआरएम किशोर कुमार से नोकझोंक और हाथापाई का मामला भी सामने आया। बीजेपी नेताओं ने डीआरएम मुगलसराय को हैसियत में रहने की धमकी तक दे डाली। मामले में कोई शिकायत न होने से विधायक समर्थकों के हौसले बुलंद हैं, जबकि विधायक ने सफाई दी है कि वो कॉलोनियों की साफ सफाई की शिकायत करने पहुंची थी, लेकिन डीआरएम ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। देख रहे हैं पूरी कॉलोनी घास जमा हुआ, नाली पटी हुई है, पूरा पानी रोड पे बह रहा है।
वर्षों से झाड़ू नहीं लग रहा, सफाई नहीं हुआ। और ये डीआरएम साहब को मैं बुलवाई कि डीआरएम साहब आइए, शाम को 6 बज गया, अब तो धूप से नहीं खत्म हो गया, एसी से निकलिए, आइए हम लोग निरीक्षण करके इस पे उपाय बनाए कि कैसे कानूनी सफाई होगा, क्योंकि 10 दिन में बरसात आने वाला। डीआरएम साहब मेरी बात नहीं सुने, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए। योगी सरकार लचर कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षियों के निशाने पर है। सरकार बार बार ये दावा कर रही है कि जल्द कानून व्यवस्था में सुधार होगा, बावजूद इसके स्थितियां बेकाबू होती जा रही हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के सामने अपराधों पर अंकुश लगाने की चुनौती तो है ही, अपनों से पार पाना भी आसान नहीं होगा। अक्षय सिंह गौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो एक तरफ आपने देखा कि किस तरह से सूबे की व्यवस्था लचर होती जा रही है, और उधर योग गुरु बाबा रामदेव योग कला के साथ साथ राजयोग की कला में भी बेहद निपुण हैं। उन्हें पता है कि राजयोग कला के जरिए कैसे सत्ता के करीब रहा जा सकता है, और यही कला इन दिनों वो उत्तर प्रदेश में आजमा रहे हैं। 21 जून को विश्व योग दिवस से पहले बाबा रामदेव ने लखनऊ में राजनेताओं को योग की शिक्षा दी। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को ये समझना होगा कि बाबा रामदेव वही बाबा हैं जिन्होंने संत की उपाधि दी प्रधानमंत्री मोदी को, और उसके बाद आलोचना भी शुरू कर दी। मौके बेमौके वो बदल जाते हैं। जब उन्हें लाभ होता है वो आगे आते हैं, जब उन्हें ऐसा लगता है कि अब लाभ नहीं हो रहा वो तुरंत आलोचना करने लगते हैं। ऐसे में एक योगी को योग गुरु रामदेव की कितनी ज़रूरत है, ये योगी आदित्यनाथ को ही समझने की ज़रूरत है। बहरहाल आज बाबा रामदेव ने क्या कुछ किया, देखिए इस रिपोर्ट में। दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक किया। अब अभ्यासों के क्रम में दोनों पैरों को पीछे से मिला लेंगे। योग गुरु बाबा रामदेव कब क्या बात करे और कब किस बात से पलट जाए कहा नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्र संत की संज्ञा देने वाले रामदेव कुछ ही दिन बाद नाराज नजर आए और उन्होंने जीएसटी पर सवाल उठा दिया। रामदेव आयुर्वेदिक उत्पादों पर 12% टैक्स स्लैब तय किए जाने से नाखुश थे। हालांकि अक्सर सुर्खियों में रहने वाले रामदेव ज्यादा देर मोदी से नाराज नहीं रह पाए और एक बार फिर योग सिखाने लखनऊ पहुंच गए। रामदेव ने 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले यूपी के राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को योग सिखाया। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। ये पेट के लिए, डायबिटीज के लिए, पीठ के लिए भी बहुत अच्छा है। दोनों हाथ पास में और श्वास बाहर छोड़ के अब आगे झुक जाएंगे। बाबा रामदेव जितनी कलाएं योग की जानते हैं उनके पास उतनी ही कला सत्ता के पास बने रहने की भी है। रामदेव मन से योगी सरकार के तमाम मंत्री और अधिकारियों को योग के बारे में बताते दिखे। इसको उर्दू में मादरे वतन, अंग्रेजी में मदरलैंड कहते हैं। रामदेव और राजनीति में एक बड़ी समानता है, दोनों ही स्वभाव से लचीले हैं। रामदेव ने खुद को योग के जरिए जितना लचीला बनाया है, राजनीति के प्रति उनका झुकाव भी उतना ही लचीला है। किसी का विरोध करना और फिर उसी के साथ हो लेने की गुप्त कला के रामदेव धनी है और देश की सियासत में कई बार ये साबित हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। फिर कोई लीपापोती करने की जरूरत। जब भी बाबा रामदेव को देखा जाता है तरह तरह की तस्वीरें दिमाग में कौंधने लगती हैं। कैसे कैसे राजनेताओं के चेहरे, और हर चेहरे के साथ बाबा रामदेव का मुस्कुराता हुआ चेहरा। और केवल ऐसे राजनेताओं के साथ ही नहीं, तमाम अभिनेत्रियों के साथ भी बाबा रामदेव के मुस्कुराते हुए चेहरे को याद किया जा सकता है। लेकिन चलिए अभी हम इस मुस्कुराहट से आगे बढ़ते हैं और अब शिक्षा पद्धति की बात करते हैं। मोदी सरकार जल्द ही शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा रिफॉर्म करने जा रही है। सरकार की जो मंशा है वो ये है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की जगह सिंगल रेगुलेशन एजेंसी बनाई जाए जो शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर देगी, और इसका नाम हीरा रखा गया है। देश के शिक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार के लिए मोदी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की जगह एक हायर एजुकेशन रेगुलेटर बनाने जा रही है। इस रेगुलेटर का नाम हायर एजुकेशन एम्पावरमेंट रेगुलेशन एजेंसी यानी हीरा रखा गया है। लंबे समय से इस बदलाव की वकालत की जा रही थी, लेकिन इसे कभी भी अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। इस साल मार्च में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला किया गया कि हायर एजुकेशन के लिए एक रेगुलेटर बनाया जाएगा। हालांकि नए रेगुलेटर को बनाने में समय लग सकता है। ऐसे में तय किया गया है कि सुधार के अस्थायी उपाय के तौर पर मौजूद नियमों में संशोधन किया जाए।
हायर एजुकेशन में कई रेगुलेटरी अथॉरिटीज की जगह एक रेगुलेटर लाने का विचार नया नहीं है। यूपीए की पिछली सरकार में यशपाल कमेटी और नेशनल नॉलेज कमीशन के अलावा मौजूदा सरकार की ओर से बनाई गई हरि गौतम कमेटी ने भी इसकी सिफारिश की थी। बताया जा रहा है कि हीरा कानून को तैयार करने के लिए मानव संसाधन मंत्रालय और नीति आयोग तेजी से काम कर रहे हैं। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत और हायर एजुकेशन सचिव के शर्मा के अलावा कुछ अन्य विशेषज्ञों की कमेटी नए कानून का खाका तैयार करने पर काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, EPN। और आगे आपको दिखाएंगे कि नोटबंदी से जहां कमोबेश हर कोई परेशान है, वहीं पर किसने खरीदा है शानदार बंगला दिल्ली में। लेकिन इससे पहले देखिए नेशनल टॉप 5 खबरें। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी के साथ नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान धक्का मुक्की किए जाने का मामला सामने आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एंटी सीपीएम नारे भी लगाए गए। घटना के कुछ ही देर बाद येचुरी ने ट्वीट कर कहा कि हमें चुप कराने की संघ की गुंडागर्दी की किसी भी कोशिश से हम नहीं डरेंगे। ये भारत की आत्मा की जंग है जो हम जीतेंगे। हालांकि हंगामे के बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर हंगामा कर रहे शख्स को गिरफ्तार कर लिया। गुजरात की राजनीति में इन दिनों विपक्ष के नेता शंकर सिंह वाघेला को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। उनके इस वर्ष के अंत में होने वाले राज्य के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में जाने के कयास लग रहे हैं। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि पार्टी नेतृत्व वाघेला को अपनी पूर्व पार्टी में वापस लाने के लिए बेकरार है। केरल की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नेता गीता गोपी की बेटी की शादी तब चर्चा का विषय बन गई जब सोने के गहनों से लदी उनकी बेटी की तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गई। ये शादी रविवार को त्रिशूर में हुई थी। इस तस्वीर के सामने आते ही पार्टी के भीतर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। गोपी त्रिशूर जिले के नतिका से 2 बार सीपीआई की विधायक हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। आतंकी संगठन हिजबुल के कमांडर सब्जार बट की अंतिम यात्रा में शामिल हुए आतंकी दानिश अहमद ने हंदवाड़ा पुलिस और 21 राजपुताना राइफल्स के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। सुरक्षा जानकारों का मानना है कि घाटी में पुलिस और सेना की ये बड़ी कामयाबी है। दानिश ने पुलिस को पूछताछ में कई अहम जानकारी दी है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में बुधवार को एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। हादसे में 35 लोगों के मारे जाने की खबर है। घटना बालाघाट से 8 किलोमीटर दूर खैरी गांव में हुई। खबर है कि खैरी में काफी वक्त से एक गैर कानूनी पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। दोपहर करीब 3 बजे यह धमाका हुआ। इसके बाद आग लग गई। अनुमानों के मुताबिक रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट की दर 6.25% ही बरकरार रखी है। लेकिन इस की घोषणा करते समय उर्जित पटेल काफी चिंतित दिखे। राज्य सरकारों द्वारा किसानों के कर्ज माफ करने पर चिंता जताते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को यह स्पष्ट किया है कि ऐसे कदम से वित्तीय घाटा और महंगाई में वृद्धि का खतरा बढ़ जाएगा। आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल ने रेपो रेट को यथावत रखने की जानकारी देते हुए संवाददाताओं से ये भी कहा कि मौद्रिक नीति समिति के प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर बड़े पैमाने पर किसानों के ऋण माफ किए गए तो इससे वित्तीय घाटा बढ़ने का खतरा है और राज्य सरकारें इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, जिसका पूरा भार केंद्र के बजट पर पड़ेगा, जिसको लेकर महंगाई बढ़ सकती है और अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। इसका सीधा मतलब है कि न तो लोन सस्ता हुआ और न ही ब्याज दरों में कोई बदलाव हुआ। केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट की दर 6.25% पर ही बरकरार रखी है और रिवर्स रेपो रेट को 6% पर कायम रखा। रिजर्व बैंक देश के अन्य बैंकों को जिस ब्याज दर पर कर्ज देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। बैंकों के लिए ये रेट अपने ग्राहकों को लोन का ब्याज तय करने के काम आता है। इसी तरह से देश के सभी बैंकों को एक निश्चित कैश के ऊपर इकट्ठा सारा कैश रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। इसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिजर्व बैंक इस रिवर्स रेपो रेट पर जमा कराए गए कैश पर बैंकों को ब्याज देता है। रिजर्व बैंक के मुताबिक ब्याज दरों में कटौती करने से पहले उसे मॉनसून का सही आकलन और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी को पूरे देश में लागू करने की चुनौतियों का आकलन करना है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने इस फैसले के लिए वैश्विक स्तर पर तेजी से बदलते कारोबारी माहौल का हवाला दिया। रेपो रेट बरकरार रखने के फैसले से बैंकों के लिए ब्याज दरों में कटौती करने का रास्ता नहीं खुला। माना जा रहा है कि नोटबंदी के बाद बढ़े हुए कैश से देश के बैंक अपना कारोबार बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि वो पुरानी दरों पर ही कर्ज देंगे। रिजर्व बैंक 2 महीने के अंतराल पर देश की मॉनिटरिंग पॉलिसी को 2 दिनों तक चलने वाली बैठक में तय करता है। इस बैठक में रिजर्व बैंक के 3 सदस्य और वित्तीय मामलों के 3 जानकार शामिल होते हैं। समीक्षा की अध्यक्षता खुद रिजर्व बैंक गवर्नर करते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, APN। हालांकि उर्जित पटेल का चेहरा देखते ही नोटबंदी याद आ जाता है। हालांकि अब उन्होंने ये कहा है कि किसानों की कर्ज माफी से आर्थिक भार बढ़ जाएगा और इससे महंगाई भी बढ़ेगी। लेकिन महंगाई कितनी भी हो, कुछ लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नोटबंदी के दौरान चर्चा में आए डिजिटल वॉलेट कंपनी पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर भी इन्हीं में से हैं। इसीलिए उन्होंने दिल्ली के सबसे पॉश इलाके गोल्फ लिंक में 82 करोड़ रुपए का बंगला खरीदा है। अलीगढ़ के विजय शेखर को बहुत कम वक्त में बड़ी कामयाबी मिली है। पेटीएम की एक पार्टी में अपने कर्मचारियों को संबोधित करने का एक वीडियो भी उनका वायरल हुआ। वैसे उनकी कामयाबी को बीजेपी नेताओं से करीबी रिश्तों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कामयाबी और नशा सिर चढ़कर बोलता है। इस वीडियो में विजय शेखर शर्मा पूरे जोश के साथ उछल रहे हैं और अपनी कंपनी की कामयाबी को बयां कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो हमारे साथ नहीं रहेगा वो रोएगा। नोटबंदी से हजारों कंगाल हुए तो कुछ मालामाल भी हुए। मालामाल होने वालों की फहरिस्त में सबसे पहला नाम है पेटीएम कंपनी के मालिक विजय शेखर का। विजय शेखर शर्मा नई दिल्ली के गोल्फ लिंक्स में 82 करोड़ रुपए का घर खरीद रहे हैं। गोल्फ लिंक्स देश के सबसे महंगे इलाकों में शुमार है। लुटियन जोन से करीब 6000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी के लिए एडवांस पेमेंट भी कर दिया है। नोटबंदी के पहले ही दिन करीब 70 लाख का डिजिटल लेन देन का रिकॉर्ड बनाने वाली पेटीएम अब देश की दूसरी सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बन गई है। चीनी डिजिटल कंपनी अलीबाबा के साथ हिस्सेदारी करने वाली पेटीएम 50,000 करोड़ रुपए की कंपनी बन चुकी है। अब पेटीएम ने अपना पेमेंट बैंक भी शुरू कर दिया है, जिसमें विजय शेखर की 51% हिस्सेदारी है। विजय शेखर पर बीजेपी से करीबी रिश्ते होने के आरोप लगते रहे हैं। नोटबंदी के बाद अब वो 10,000 करोड़ की निजी संपत्ति के मालिक बताए जाते हैं। छुट्टा नहीं है सर, 500 ही पेटीएम तो होगा। तो पेटीएम कर दीजिए। अपने राजनीतिक रिश्तों को छिपाने के लिए वो अपने आइडिया पर गुमान दिखाते हैं। राजनीतिक रसूख के दम पर रातों रात अरबपति बनने के बाद विजय शेखर का ये अंदाज़े बयां हैरान कर देने वाला है। नोटबंदी ने ऐसा ही दूसरा मौका बिग बाजार को भी दिया। बिग बाजार के प्रमोटर और फ्यूचर समूह के संस्थापक मशहूर गुजराती कारोबारी किशोर बियानी हैं। पेटीएम के जरिए ही फ्यूचर समूह अलीबाबा से जुड़ने की तैयारी कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि देश में हुए राजनीतिक बदलाव के साथ विजय शेखर, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जैसे कारोबारी रातों रात अरबों के मालिक हो गए। बालकृष्ण की निजी संपत्ति 25,000 करोड़ की बताई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो कहते हैं किस्मत की मेहरबानी, जब सरकार ही अपनी हो जाए तो जाहिर सी बात है कि ये तो छोटे छोटे सपने हैं जो पूरे होते हैं, इससे बड़े बड़े सपने भी पूरे हो सकते हैं। और लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो नोटबंदी के दौरान हमें 2 नाम खूब याद रहे, एक तो पेटीएम और उनके मालिक विजय शेखर का नाम, और दूसरा उर्जित पटेल का नाम। चलिए अब दूसरी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। मवेशियों के कारोबार से जुड़े नियमों में बदलाव को लेकर जारी अधिसूचना के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 15 जून को सुनवाई होगी। सुनवाई इस आधार पर की जाएगी कि क्या यह अधिसूचना मुक्त व्यापार के अधिकार का उल्लंघन है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की अवकाश पीठ ने जल्द सुनवाई की मांग पर 15 जून को सुनवाई का फैसला किया है। यह याचिका ऑल इंडिया जमातुल कुरैश एक्शन कमेटी के द्वारा दायर की गई है। यह एक हैदराबाद का NGO है जिसके अध्यक्ष फहीम कुरैशी हैं। याचिकाकर्ता ने 23 मई को केंद्र सरकार की अधिसूचना को चुनौती देते हुए कहा है कि आधिकारिक घोषणा कानून के उस प्रावधान के विपरीत है जो धार्मिक बलिदानों के लिए पशुओं की बिक्री की अनुमति देता है। ब्रिटेन की खबर लेते हैं। लंदन में आतंकी हमलों के बाद बदली हुई राजनीतिक फिजा में ब्रिटेन में कल होने वाले आम चुनाव के लिए सभी तैयार हैं। पिछले कुछ सप्ताह में ब्रिटेन में स्थिति लगातार बदली है और आतंकी हमले प्रमुख मुद्दा बन गए हैं। एक समय सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी के बीच चल रहा 20% का फासला अब घटकर महज
1% रह गया है, जिसने इन चुनावों को बेहद दिलचस्प बना दिया है। पिछले 18 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने मध्यावधि चुनाव का ऐलान किया था तो उस वक्त उनकी लोकप्रियता चरम पर थी और ब्रेक्जिट की प्रक्रिया शुरू करने के बाद उनकी पार्टी ने विपक्षी लेबर पार्टी पर दोहरे अंकों में बढ़त हासिल की थी। लेकिन हाल में कंजर्वेटिव नेता टेरेसा मे की लोकप्रियता का ग्राफ गिरता नजर आया है। यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के फैसले और स्थानीय नीति और सुरक्षा को लेकर उठाए गए प्रधानमंत्री के कुछ कदम पर सवाल उठे हैं। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए टेरेसा ने मतदाताओं से ब्रिटेन का नेतृत्व करने और ब्रिटेन के लिए बोलने के अधिकार के लिए समर्थन मांगा। ब्रेक्जिट की प्रक्रिया 19 जून से आरंभ होनी है और ऐसे में टेरेसा को उम्मीद है कि यूके इंडिपेंडेंट पार्टी के समर्थकों का बड़ा हिस्सा उनको समर्थन देगा और वह लेबर पार्टी से भी कुछ सीटें जीतेंगी। इस बीच सर्वेक्षण नामक समूह की ओर से प्रकाशित चुनावी सर्वेक्षण में कंजर्वेटिव पार्टी को 41.6% और लेबर पार्टी को 40.4% लोगों का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। एक समय दोनों पार्टियों के बीच 20% का फासला था, जो अब घटकर महज 1% रह गया है, जो पूरे चुनावों को दिलचस्प बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। ईरान की संसद समेत देश के 3 बड़े स्थानों पर आज सिलसिलेवार हमला हुआ। 3 आत्मघाती हमलावर ईरान के संसद परिसर में घुस के और गोलीबारी उन्होंने शुरू कर दी। इसमें एक गार्ड समेत 7 लोगों की मौत हो गई और 6 से 8 लोगों के घायल होने की खबर है। ये कहा जा रहा है कि चूंकि ईरान एक शिया मुस्लिम बहुल देश है, ऐसे में ISIS जानबूझकर उसको निशाना बना रहा है। और आगे इतिहास की बात करूं, इससे पहले आपको बता दूं कि हमारा विशेष शो मेरा भी नाम होगा, जिसे आप लगातार पसंद कर रहे हैं, इस बार बेहद खास है। इस बार हम बात किसानों की कर रहे हैं। सभी किसानों को भले भूल गए हों, लेकिन हम किसानों को हमेशा याद रखते हैं। इस हफ्ते सुरदूत करेंगे देश के अन्नदाता मतलब किसानों को नमन। तो देखना मत भूलिएगा अपना खास पसंदीदा सिंगिंग रियलिटी शो मेरा भी नाम होगा, शनिवार रविवार रात 9 बजे। इस जमीन, इस माटी की पहचान है तुझसे, भूखे को अन्न का निवाला है तुझसे। आओ करें सुरों से तेरा गुणगान। बाबूजी हुए किसान हो हमारे, बाबूजी हुए किसान। है किसान क्योंकि देश की असली शान है तुझसे। देखिए मेरा भी नाम होगा इस शनिवार रात 9 बजे सिर्फ APN पर। आज के इतिहास की बात कर लेते हैं। इतिहास के पन्नों में आज का दिन बेहद अहम क्यों है, ये जानते हैं। 7 जून 1539 में चौसा के युद्ध में अफगान शासक शेर शाह सूरी ने मुगल शासक हुमायूं को हराया था। 7 जून 1631 में मुगल बादशाह शाहजहां की बेगम मुमताज महल की मृत्यु हुई थी। 14वें बच्चे के जन्म के दौरान मुमताज महल की मृत्यु हो गई थी। और 7 जून 1864 में अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति पद के लिए दूसरी बार रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनाए गए थे। 7 जून 1893 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। और 7 जून 1979 में भारत के दूसरे उपग्रह भास्कर 1 को सोवियत संघ के बियर्स लेक से सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। आज के देश की बात में बस इतना ही। नमस्कार।